Hi guys, let's start with today's session. So we are scheduled for chapter 9 to 12 discussion in today's session. So I hope everyone has completed all their targets related to chapter 9 to 12. So we have been covering different questions related to chapter 9 to 12. So let's start without wasting any time. Let's start with our questions discussion. So guys, just make sure that you are doing as per the targets that we have provided to you. Just make sure to complete all your content lectures and your past papers lectures of chapter 9 to 12. Basically chapter 1 to 8 is completed. अभी हम लोग 9 to 12 running पे है, ठीक है. I think 1 or 2 more classes for 9 to 12 and after that we will be moving to 13, 14. तो 9 to 12 is important, 13, 14 again is important और फिर आपका अगर आप 2019 का मटेरियल रेफर कर रहे हो तो 19 to 22 वाला जो सेक्शन है दैट इज इम्पोर्टेंट. उसकी जो बीच वाले चैप्टर्स हैं उसमें से मैक्स आप 5-7 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है. तो दीज चैप्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट, सो पे अ लॉट ऑफ टाइम इन दीज चैप्टर्स एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर क्वेश्चंस इन रिटन फॉर्मेट. बिकॉज जैसे अगर आप बैलेंस शीट बनाना है या पीएनएल बनाना है तो डू प्रैक्टिस बैलेंस शीट पीएनएल इन रिटन फॉर्मेट. पहले टाइप फॉर्मेट में मत जाओ, पहले आप रिटन फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो. जब आप कंसिडरेबल प्रैक्टिस कर चुकी हो रिटन फॉर्मेट में देन यू कैन मूव टू टाइप फॉर्मेट, ठीक है. सो डन विद योर टारगेट्स, completed all targets till date. Okay, so let's start with the first question of the day. Question 16, 4 marks. External auditor has raised concerns that the main machine used in manufacturing of toys should be depreciated more quickly than the company is currently depreciating in its draft statements. Company's directors are not ready to revise their draft statements. What are the consequences for the company for not revising draft statements to address the auditor's concern? 4 marks. 4 valid points. Guys, 2 to 3 more minutes.
Okay, let's discuss now. So question says external auditor has raised concerns that the main machine used in manufacturing of toys should be depreciated more quickly than the company is currently depreciating in its draft statements. The company's directors are not ready to revise their draft statements. What are the consequences for the company for not revising draft statements? अब देखो ऑडिटर ने आपके अकाउंट्स चेक करे और ऑडिटर ने कंसर्न रेज किया है कि जो मेन मशीन विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज आपने उसकी गलत डेप्रिसिएशन चार्ज करी है. इट शुड बी डेप्रिशिएटेड मोर क्विकली देन द कंपनी इज करेंटली डेप्रिशिएटिंग इन इट्स ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स. एंड डायरेक्टर्स अब कह रहे हैं कि भाई हम अपने ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स रिवाइज नहीं करेंगे. So what are the consequences for the company for not revising these draft statements? अब इसके क्या consequences रहेंगे basically if the company is not revising its draft statements? So can we say जो current depreciation है basically जो भी current depreciation हम इससे एक तरीके से company का जो profit है वो increased show हो रहा है. So this because हम लोग late depreciation मतलब कम depreciation charge कर रहे हैं. ठीक है. अब ऑडिटर कौन सा ओपिनियन इशू करेगा इस केस में? जब ऑडिटर इज नॉट सैटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर वर्क, ऑडिटर इशूज क्वालिफाइड ओपिनियन. तो ऑडिटर इशू करेगा क्वालिफाइड ओपिनियन. क्वालिफाइड ओपिनियन क्या कहेगा कि वैसे मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट फॉर द थिंग जो मैंने हाईलाइट करा है कि वैसे कंपनी की स्टेटमेंट्स ठीक है एक्सेप्ट फॉर दिस डेप्रिसिएशन पार्ट. अब जैसे ही ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर दिया, कैन वी से शेयर होल्डर को लगेगा कि कोई फ्रॉड हो रहा है. सो दे विल सेल देयर शेयर्स. इफ शेयर होल्डर सेल शेयर, कैन वी से इट लीड्स टू फॉल इन शेयर प्राइस. और क्या होगा? मे बी इट कैन लीड टू टेक ओवर बिड बाय कॉम्पिटिटर. क्रेडिटर्स के सामने भी अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करोगे तो क्रेडिटर्स विल बी लेस विलिंग टू लेंड. कस्टमर्स लेस लाइकली टू डू बिजनेस विथ कंपनी. ओके, लोन्स विल बिकम कॉस्टली. या फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी करेगी यार ये वाले ऑडिटर ने सही ओपिनियन नहीं पास ऑन किया, हम क्या करते हैं ऑडिटर ही चेंज कर देते. सो कंपनी में चेंज द एक्सटर्नल ऑडिटर बट दिस में नॉट बी लाइक्ड बाय शेयर होल्डर्स. तो ऐसे इंस्टेंट पॉइंट्स आपके माइंड में आने चाहिए. हमने क्या रियलाइज किया? देखो अगर हम दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर हैज रेज्ड कंसर्न्स दैट द मेन मशीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज should be depreciated more quickly than the company is currently depreciating in its draft statements. Company's directors are not ready to revise their draft statements. So what are the consequences for the company for not revising draft statements to address the auditor's concern? Clear? Now let's move to next question.
So this is a long question. Basically we will be learning how to prepare statements via this question. Income statement, statement of changes in equity, statement of financial position, और 2 marks के लिए list any 4 items from the above information that will be included in the preparation of cash flow statement. तो सबसे पहले आप income statement और statement of financial position बनाना start करो. So first see trial balance items. उसके साथ साथ आप ये एंट्रीज देखते रहो. उसने लैंड की रिवैल्यूएशन हो रही है, फैक्ट्री की रिवैल्यूएशन हो रही है, डेप्रिसिएशन है 3% फॉर फैक्ट्री, 7% फॉर मशीनरी, 14% फॉर डिलीवरी व्हीकल्स. कोई टैक्सेशन नहीं है. कैश इन हैंड वाज नॉट इन द रिकॉर्ड अबव, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट करंट रेशियो एट द एंड ऑफ द ईयर वाज इतना, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाज 18.187 टाइम्स एट द एंड ऑफ द ईयर. So based on all this information, you are supposed to create balance sheet and income statement. So start with preparing of this and then we will see where to put these items. जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज है, ये आपको पता है हम इसको एडमिन एक्सपेंस में डाल देंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग आवर इनकम स्टेटमेंट. एडवर्टाइजिंग 49,500 ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में चली जाएगी. ठीक है. बैंक ओवरड्राफ्ट 59,185 ये मेरी बैलेंस शीट के आइटम है. सो अभी आप जब पहले इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपको सिर्फ इन आइटम से मतलब है. वी स्टार्ट विद रेवेन्यू. ठीक है. तो रेवेन्यू की क्या फिगर हमें गिवन है? आपको गिवन है 1,1264,500 का रेवेन्यू. सो 1,264,500 रेवेन्यू आ गया. रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब एक कैलकुलेशन करो आप इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं. सो डू वी हैव एनी आइटम रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स? यस. सो यू कैन सी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड आपको दिया हुआ है 326,250. तो मैं ये आपको कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स की. एक हमने बोल दिया कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विच इज 326,250. सारे के सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री भी इसके अंदर आएंगे. सो फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट आ गई हमारी 78,750. सो प्लस फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट 78,750. Then you have inventory, land valuation, ये आपकी opening inventory, closing. इसके अलावा हमारे पास है एक मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 146,250. रेवेन्यू और सारी अभी हमारी आइटम्स आएंगी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड.
सो डेप्रिसिएशन का देखो क्या क्या गिवन है आपको, 3% स्ट्रेट लाइन फॉर द फैक्ट्री, 7% फॉर द मशीनरी, 14% फॉर डिलीवरी व्हीकल्स. सो 3% स्ट्रेट लाइन फॉर द फैक्ट्री. So calculate depreciation for every asset involved. बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन हमारी कितनी आ रही है, 3%. 3% of 3 lakh 10,000. मशीनरी की डिप्रिसिएशन है अगेन 7%. मशीन कॉस्ट 139,500. should come out to डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन को हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करने की नीड नहीं है. सो ये पूरा आपका 571,515 हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो रेवेन्यू से स्टार्ट किया था हमने 1264,500. माइनस दिस 57,515. तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा आपका 692,985. अब इसमें से हम एडमिन एक्सपेंस हटा देते हैं विच इज 2,700. इसमें से हम सारी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी हटा देते हैं. कौन कौन सी है डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, एक तो होगी मेरी एडवर्टाइजमेंट 49,500 की, एक होगी डिलीवरी व्हीकल रनिंग कॉस्ट 38,250, एक हो गई आपकी सेल्स की सैलरी 63,000. ये सारा आपको हटाना पड़ेगा. सो माइनस एडवर्टाइजिंग 49,500 माइनस डिलीवरी व्हीकल रनिंग कॉस्ट 38,250 माइनस सेल्स की सैलरी 63,000. और कोई आइटम जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन विच इज़ 14% ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस. तो कितना था डिलीवरी व्हीकल, 281,250 था. उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आज तक की दी हुई है दैट इज 168,794. इनका जो डिफरेंस है उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी. सो माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स which is 15,744. तो ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 523,791. minus interest paid gives me profit after interest and tax. टैक्स इस केस में 0 है तो आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स.
अब हमें इंटरेस्ट की कितनी फिगर क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना। अब हमें इंटरेस्ट की कौन सी फिगर गिवन है, एडमिन सैलरीज ले लिया, एडवर्टाइजमेंट ले लिया, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी व्हीकल। इंटरेस्ट के लिए आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 18.1817 टाइम्स। सो बेसिकली वी हैव टू यूज दिस। इसका क्या लॉजिक होता है, बेसिकली इंटरेस्ट कवर क्या होता है, ये अगर आपने चार्टर 14 अभी नहीं किया तो इट्स ओके, यहाँ पर हमारा यूज होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये आपको गिवन है, इसको यूज करके यू कैन जस्ट कैलकुलेट योर इंटरेस्ट पेड। which will come out to be 28,800. So on subtracting that you will get 49,491. So your profit for the year is 49,491. So आपको इंटरेस्ट कवर रेशियो एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू एज 18.187 टाइम्स। तो हमें अगर इंटरेस्ट पेड निकालना है तो बेसिकली मुझे पता है कि रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो रेशियो की कैलकुलेशन मुझे गिवन है 18.187, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी मुझे पता है 523791। तो यूजिंग दिस आई कैन गेट माई वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स विच इज 28,800। क्लियर? So everyone should get profit after tax as this 49,491. Now perform your balance sheet calculation. So we have equity. अगर मैं इक्विटी की वैल्यूज देखूं क्या हो गया हमारा, शेयर कैपिटल गिवन है हमें 157,500। ठीक है सर, इजी पहले फिगर से स्टार्ट करते हैं, फिर हो गए हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स 196,475। इसमें हमने प्रॉफिट इस साल का जो आया वो भी ऐड कर दिया 494,991 minus dividends that have been paid this year. So कितने डिविडेंड्स हैं, this hand land factory trade receivables evaluation 112,500।
बट इस केस में आपके क्वेश्चन में ये दिया है कि डिविडेंड्स आर ड्यू बट दे आर नॉट पेड, सो दैट इज वाई हमें डिविडेंड्स का भी एक तरीके से हमें अपने रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड ही करने पड़ेंगे डिविडेंड्स, बिकॉज दीज आर नॉट पेड डिविडेंड्स। तो मेरा बन जाएगा 803965, ये पूरा रिटेन्ड अर्निंग्स आ जाएंगी आपकी 803965। तो शेयर कैपिटल हो गई 157,500, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गए 803965। अब आप रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालो। सो रिवैल्यूएशन रिजर्व के लिए आपके पास लैंड रिवैल्यू हो रही है और फैक्ट्री रिवैल्यू हो रही है। लैंड पहले हमें गिवन है 6,30,000, तो एक तरीके से ओपनिंग बैलेंस लैंड का गिवन है 6,30,000, ठीक है। और लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड और लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं है, तो सिंपल रिवैल्यूड वैल्यू हो गई 12 लाख। तो लैंड का रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना शेयर जाएगा आपका 5,70,000। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया एक 5,70,000 हमारा सिर्फ और सिर्फ लैंड की वजह से आ गया। अब ऐसे ही आप बिल्डिंग का निकालो, मशीनरी का निकालो, व्हीकल का निकालो। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी गिवन है 3,50,000। ओपनिंग बैलेंसेस 3,50,000 और हमें डेप्रिसिएशन है ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड इज 10,500। वैल्यूएशन में गया 10,500। ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको कितना गिवन है 1,80,000। प्लस 570 तो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो गया 180 पहले वाला प्लस 570 प्लस 10,500 विच इज 760
500। सो आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है, आपके पास आपका रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, आपके पास आपकी शेयर कैपिटल आ गई। तो पूरे इक्विटी का टोटल इज इन तीनों का टोटल, सो 157,500 प्लस 760,500 प्लस 803,965, 1,721,965. So just check your each and every value. Are you getting this or not? अब हम निकालते हैं अपने नॉन करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट एसेट्स। सो नॉन करेंट लाइबिलिटी में हमारे पास क्या क्या है, एक तो हो गए लोन 2,25,000, देन हो गए ट्रेड पेबल्स 42,750, ये करंट लाइबिलिटी में हो गए। और क्या है, ट्रेड पेबल्स हो गए, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 59,185, सो टोटल लाइबिलिटी हो गई हमारी 225,000 प्लस 42,750 प्लस 59,185। तो टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज हो गए हमारे 2,048,900। अब आपको ये पता है कि आपके टोटल एसेट्स भी 2,048,900 अगर आ गए तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। सो अब हम आते हैं अपने टोटल एसेट्स में। टोटल एसेट्स में किसको कैसे कैसे वैल्यू करना है, सबसे बड़ा इशू है। हमारे पास मल्टीपल एसेट्स है, लैंड है, फैक्ट्री है, फिर क्या था, मशीनरी है और डिलीवरी व्हीकल्स है। ठीक है, तो लैंड को तो रिवैल्यूड वैल्यू पे वैल्यू कर रहे हैं हम, लैंड का आ गया 12,00,000,000। फैक्ट्री भी, फैक्ट्री 3,50,000 थी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और इस साल की डेप्रिसिएशन लगी 10,500, तो फैक्ट्री हो गई 339,500। ये क्लियर है। फैक्ट्री का आपको जो रिवैल्यूएशन गिवन थी वो 3,50,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर थी, तो इस हमने इसीलिए उसमें इस साल की डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करी थी। लेकिन इस साल की वैल्यू फैक्ट्री की कितनी होनी चाहिए, 3,50,000 तो रिवैल्यूड वैल्यू हो गई, इस साल की डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करी 339,500। अब आते हैं मशीनरी पे। मशीनरी थी कितनी हमारी 139,500, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करी हमने 63,547, सो 139,500 माइनस 63,547 और इस साल की डेप्रिसिएशन हमने अभी ऊपर निकाली थी 9765, सो 66,188 पे आपने अपनी मशीनरी वैल्यू कर दी।
सो फिगर स्टार्टिंग की माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो ये रहा हमारा जब हमने मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकाली थी 9765, नॉर्मल 3% एट द स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक और है हमारा डिलीवरी व्हीकल जिसमें 14% थी। तो डिलीवरी व्हीकल की वैल्यू कितनी थी 281250 281250 again minus accumulated depreciation till date which is 168794 minus 168794 minus charge for the year 15744 96712 हो गई मेरी डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल की वैल्यू। सो ये वही लॉजिक है दोबारा से सेम, डिलीवरी व्हीकल की वैल्यू इज 281250, डिलीवरी व्हीकल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 168794 और 14% इन दोनों के डिफरेंस पे अप्लाई किया, 14% आया 15744, वो भी हमने नेट में से निकाल दिया। तो ये हो गए हमारे एसेट्स, लैंड, फैक्ट्री, मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल, ये तो हो गए हमारे सारे नॉन करंट एसेट्स। इनको ऐड कर लेते हैं। So you should get 1702400। अब आते हैं हम अपने करंट एसेट्स पे। अब देखो करंट एसेट्स में मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स तो एक है 94,500 का, एक तो ये हो गया, और एक था इन्वेंट्री, अभी ये हो गई 27,000 की इन्वेंट्री। सो 27,000 94,500 और एक आपको ये वाली रेशियो गिवन है कि कैश इन हैंड वाज नॉट इन द रिकॉर्ड अबव बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द करंट रेशियो वाज 1.615878। अब आपको पता है कि करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब अगर करंट एसेट्स की हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, कैश इन हैंड प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। हमने जो भी देखा था क्या क्या था हमारा, ट्रेड पेबल्स प्लस बैंक हो गया प्लस एक और आइटम थी ये भी एक तरीके से करंट लायबिलिटी हुई ना, डिविडेंड ड्यू हो गए बट जो अभी तक हमने पे नहीं करे। सो प्लस 112,500 और ये रेशियो किसके इक्वल होनी चाहिए, बेसिकली 1.6115,878। तो आपके पास बाकी सारी वैल्यूज है। इन्वेंट्री कितना गिवन है हमें, प्लस 27,000 प्लस 94,500 डिवाइडेड बाय 59,185 प्लस 112,500 प्लस 42,750। तो इससे आप कैश निकाल सकते हो विच शुड कम आउट टू बी 225,000। और यही जो कैश आया है इसको अब अपने करंट एसेट्स में डाल दो। तो आपके करंट एसेट्स क्या हो गए एक तरीके से 225,000 प्लस 27,000 प्लस 94,500 which is 346,500। तो अगर मैं यहाँ पर 346,500 ऐड कर दूँ तो it comes out to 2,048,900। This was what my equity and liabilities total is। क्लियर है? तो आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होगा क्वेश्चन में। इट्स नॉट दैट यू डोंट नो द एंट्री, इट जस्ट टेक्स टाइम टू परफॉर्म ऑल द एंट्रीज।
सो स्पेंड कंसिडरेबल टाइम। अब आपका इनकम स्टेटमेंट आ गया, पीएनएल आ गया, अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कुछ भी नहीं है, वो 2 मिनट लगेंगे आपको बिकॉज यू हैव ऑल द फिगर्स। सो प्रिपेयर योर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑल्सो। We have share capital, we have revaluation reserve, we have retained earnings, opening balance हो गया 157,500, 180, 196,475। इसमें हमने डिविडेंड ऐड कर दिया क्योंकि हमने पे नहीं किया 112,500 का, और हमने रिवैल्यूएशन करी है 580, 500 ऐड हो गई। प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस हो जाएगा आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में से 494, सॉरी प्लस 494,990 का प्रॉफिट। डिविडेंड्स कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे इस साल, 0 डिविडेंड जा रहा है, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 157,500, इसका हो गया 760,500, इसका सबको ऐड करके हो गया 803,965। लास्ट पार्ट कह रहा था इसका, लिस्ट एनी 4 आइटम्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें से हम क्या क्या कैश फ्लो में डालेंगे? हम एडमिन सैलरीज, एडवर्टाइजिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, हम बैंक ओवरड्राफ्ट डाल सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग दैट यू आर पेइंग आउट योर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, फिर डिविडेंड्स डाल सकते हो आप अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फिर हमने इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से निकाला है, इंटरेस्ट पेड, दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ माय कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस कैन आल्सो बी एंटर्ड इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 22 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, बेसिकली पास और फेल का आपका सेग्रीगेटर क्वेश्चन है ये। So if you know how to prepare, if you know how to treat each of the entry, it's not difficult. But अगर आप confuse हो जाओगे कि कैसे करना है, क्या करना है, then it can become very difficult. तो focus on each and every entry. Land revalue, जैसे हमने admin salaries, admin expenses में डाली, advertisement, distribution cost, bank overdraft, balance sheet में चला गया, accumulated depreciation, revalued value का gain loss निकालने के लिए चली गई, फैक्ट्री वैल्यूएशन अगेन रिवैल्यूएशन रिजर्व निकालने के लिए यूज किया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड अगेन कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, डिलीवरी व्हीकल रनिंग कॉस्ट अपना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस निकालने के लिए, डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट एसेट है, एक्यूमुलेटेड डिलीवरी व्हीकल अगेन एसेट में से सब्ट्रैक्ट किया, डिविडेंड ड्यू बट नॉट पेड हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड कर दिया, फैक्ट्री रनिंग कॉस्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में यूज हुआ, इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी एसेट्स में यूज हुई, लैंड वैल्यूएशन एसेट, लोन रिपेबल नॉन करंट लायबिलिटी, मशीनरी कॉस्ट एसेट, एक्यूमुलेटेड मशीनरी डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिटेन्ड अर्निंग्स शेयर कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व अगेन इक्विटी में, रिवेन्यू प्रॉफिट निकालने के लिए, सेल्स सैलरीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, शेयर कैपिटल इक्विटी, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स, लैंड की रिवैल्यूएशन करने के लिए लैंड की रिवैल्यूड वैल्यू वर्सेस जो लैंड की हमें वैल्यू गिवन है माइनस एनी डेप्रिसिएशन,
फैक्ट्री को उसने 350 स्टार्ट ऑफ द ईयर पे किया था, तो इसलिए हमने इस साल की उसकी डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी जब हमें इस फैक्ट्री को वैल्यू करना होगा एंड ऑफ द ईयर पे। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन का गेन एंड लॉस निकालेंगे तो उसमें हमें इस साल की डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करने की नीड नहीं है। डेप्रिसिएशन तीनों पे डिफरेंट मेथड्स हैं, वी कैन जस्ट अप्लाई द मेथड विच इज गिवन। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का लॉजिक है इंटरेस्ट पेमेंट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स मिसिंग थी। कैश इन हैंड नहीं गिवन था, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज लेकर कैश इन हैंड निकाला। टैक्सेशन की कोई वैल्यू नहीं गिवन थी। क्लियर है? Okay, so this was basically tested in December 2022 in II exams, the same question. Now let's move to one next question. Attempt question 12. XYZ Limited has appointed an external auditor to review its financial statements. In their contract, audit firm confirmed to provide an audit report at the end of the project. What is the scope of an audit report? First part. Second part, post completion of his audit, auditor is unable to provide an unqualified opinion but writes the below paragraph. Identify and name the various categories used by the auditor to modify a standard report. पैराग्राफ जो उसने सबमिट किया वो क्या कह रहे हैं? आई हैव रिव्यूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट सम इमटेरियल डोनेशंस मेड टू एबीसी एनजीओ. I would also like to draw attention to para 6 of my report where details around change in valuation methods of assets has been highlighted. Company has provided me with all the required information except that related to payments made to the director Mr. X. In my opinion, treatment of commissions paid are not in conformity with accounting principles that are generally accepted in India and that companies should relook at some of their accounting practices. तो ये आपको details given है, so use this to answer your question. 5 marks, 5 minutes time.
let's discuss. XYZ Limited has appointed an external auditor to review its financial statements. In their contract, audit firm confirmed to provide an audit report at the end of the project. So one first part तो easy है, scope of an audit report, just definition कि basically audit report क्या हमें बताती है. Audit report से हमें ये पता चलता है कि whether statements have been prepared as per the accounting rules or whether statements give a true and fair view or not. Second part is very important. Post completion of his audit, auditor is unable to provide an unqualified opinion. मतलब उस unqualified opinion मतलब सही opinion उसने pass on नहीं किया. But writes the below paragraph, identify and name the various categories used by auditor to modify. मतलब उसने different opinions अपने pass on करे हैं और वो ये आपसे चाह रहा है कि इस paragraph से ये बताओ कि किस point पर उसने कौन सा opinion दिए. जैसे I have reviewed the financial statements except some immaterial notations. यहाँ से हमें पता चल रहा है basically उसने बोल दिया कि वैसे ही मैंने सारा review कर दिया except this immaterial statements. मतलब qualified opinion, qualified क्या कहता है कि वैसे ठीक है except this. Qualified हो गया. I would like to draw attention to para 6 where details around change in valuation methods. अगर आप किसी चीज की तरफ attention चाहते हो तो आप क्या issue करते हो? Emphasis of matter paragraphs. तो इस line में हमारा हो गया emphasis of matter paragraphs. Company has provided with me with all the required information that related to payments made to the director, Mr. X. In my opinion, treatments of commission paid to intermediaries are not in conformity with the accounting principles that are generally accepted in India and that the company should relook. मतलब उसने साफ साफ बोल दिया कि ये गलत है मेरे हिसाब से. तो जब गलत उसने बोल दिया तो कौन सा ओपिनियन हुआ? एडवर्स ओपिनियन. तो आपको ऐसे अपने एक पैराग्राफ में मल्टीपल ओपिनियंस जो उसने इशू करे हैं वो हाईलाइट करने थे. तो फर्स्ट लाइन में हमें लग रहा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन है. सेकेंड लाइन में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ्स है. थर्ड लाइन में भी पता हम बोल सकते हैं कि कंपनी हैज प्रोवाइडेड मी विद ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट रिलेटेड टू पेमेंट्स मेड. मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है. तो जब आपको नहीं पता होता कि मुझे क्या इशू करना है, आप क्या इशू करते हो? डिस्क्लेमर. तो थर्ड पार्ट में भी हम बोल सकते हैं डिस्क्लेमर. एंड लास्ट में हो गया हमारा एडवर्स ओपिनियन. क्लियर है? ठीक है. So with this we wrap up for the day. We will continue with the discussion of chapter 9 to 12 only in next class as well. So that's it for the day. Thank you everyone.